ఎలక్షన్ అప్డేట్స్ను అందరికంటే ముందుగానే తెలుసుకోవాలంటే ఈరోజే ఆర్టీవీ లైవ్ యాప్ని మీ మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒకసారి తెలంగాణ విషయానికి వద్దాం. తెలంగాణలో ఏ పార్టీ ఎన్ని సీట్లు గెలుచుకోబోతుందో ఒకసారి చూద్దాం. प्रशांत जी, आप तेलंगाना के बारे में बात कर रहे हैं. तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर भी कह रहे हैं कि बीजेपी को 200 का नंबर पार करना बहुत मुश्किल है. नहीं, देखिए, फिर मैं वही बात कहूँगा, मैं किसी पार्टी का ना प्रवक्ता हूँ, ना मुझे किसी नेता के बयान के पक्ष में या विपक्ष में कुछ कहने की ज़रूरत है. मैं अपना आकलन बता रहा हूँ. आपको अच्छा लगे तो आप एक्सेप्ट कीजिए, ना अच्छा लगे तो 4 जून का इंतजार कर लीजिए. आज तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नॉर्थ और वेस्ट में सारी टीका टिप्पणी, सारे बहस विवाद के बाद भी मैं भाजपा की सीटें मीनिंगफुली कम होते हुए नहीं देख रहा हूं. और साउथ और ईस्ट के राज्यों में भाजपा का वोट शेयर और सीट दोनों बढ़ता हुआ देख रहा हूं. नेट अगर आप दोनों बातों को जोड़ देंगे तो ये आपको दिखेगा कि जो उनकी सीटें अभी 300 के आसपास हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज ना पॉजिटिव साइड में ना नेगेटिव साइड में नहीं देखता हूं. 400 भी नहीं होने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो 200 होने वाले हैं. अगर वो होना है तो नॉर्थ और वेस्ट में उनको 100 सीट हारना है. तो जो लोग भी इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनको ये बताना चाहिए कि भाई ये 100 सीट कहाँ से हार रहे हैं, वो तो बताओ. आप आज तेलंगाना में बैठे हैं. तेलंगाना में 17 सीटों में चुनाव होने वाले हैं. आप क्या सोचते हैं? तेलंगाना में देखिए, मेरे पास कोई ऐसा विशेष क्रिस्टल बॉल नहीं है, बट मैं यहाँ बराबर की लड़ाई देखता हूँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में. दोनों ही पार्टियों को आधा आधा सीट, किसी को 2 कम या 2 ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं 6 to 9 का रेंज रखूंगा. ऐसे मैं नंबर ज़्यादा देता नहीं हूं, लेकिन तेलंगाना में आप भाजपा और कांग्रेस दोनों को 6 से 9 के बीच में रख सकते हैं. भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की भविष्य के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब लोकसभा में वो कोई बहुत बड़े प्लेयर के तौर पे अभी शायद उनको कोई नहीं देख रहा है. वो खुद भी अपने आप को लोकसभा में कोई बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर के तौर पे नहीं देख रहे हैं. तेलंगाना नहीं देख रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है. लड़ाई यहाँ पर सीधे मैं जो देखता हूँ या दूसरे लोग जो बता रहे हैं वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, और दोनों पार्टियों को मैं 6 से 9 के बीच में रखूंगा. किसी को 2 कम या 2 ज़्यादा हो सकता है. लगातार 2 चुनाव में हार के बाद बीआरएस की भविष्य क्या होगी? भविष्य के बारे में क्या सोच? अब मैं ये नहीं बता सकता हूँ, ये तो बीआरएस और उनकी लीडरशिप उनको तय करना है. देखिए, 2 चुनाव लगातार नहीं है. अभी तो पहला चुनाव ही हारे हैं. 10 साल यहाँ पर सत्ता में थे. और दक्षिण के राज्यों में अगर आप देखेंगे, दूसरे राज्यों की रीजनल पार्टियों की स्थिति देखेंगे, तो चुनाव हारने के बाद पार्टियों ने, नेताओं ने कमबैक किया है. 5 साल के बाद वो लोग वापस बड़ी मजबूती से आए हैं. तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बीआरएस जैसी मजबूत पार्टी जैसे वो ख़त्म हो गए, लेकिन स्वाभाविक तौर पर 10 साल सत्ता में रहने के बाद अभी हार उनकी हुई है, तो थोड़ा समय तो रिकवर करने में लगेगा ही लगेगा. कितना समय लगेगा, कितने महीने लगेंगे? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी अपनी चीज़ों को सुधारते हैं, जनता से अपने जुड़ाव को फिर से मजबूत करने के लिए कितना प्रयास कर पाते हैं. लेकिन लोकसभा में कोई बहुत बड़ा फैक्टर बीआरएस नहीं है. केजरीवाल 75 साल वाला सवाल भी आज सामने लाया है. 75 साल होने के बाद मोदी प्रधानमंत्री पद में कैसे? देखिए, ऐसा है, लोग जब भाषण देते हैं चुनाव के मौसम में तो हर दल, हर नेता अपने हिसाब से बात करता है. अभी आप और हम देख रहे हैं, मोदी जी बता रहे हैं, भाजपा के नेता बता रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस कांग्रेस वाले आ जाएं तो सबका धन वापस लेकर उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा. कांग्रेस वाले, इंडिया अलायंस वाले बता रहे हैं कि अगर भाजपा वाले आ गए तो संविधान बदल दिया जाएगा. सबको मालूम है दोनों झूठ बोल रहे हैं. उनको भी मालूम है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं. ऐसा कुछ ना कांग्रेस के आने से धन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है, ना भाजपा के आने से संविधान बदलना है. लेकिन ये तो चुनाव का मौसम है. आप, हर लोकतंत्र है, हर आदमी को अपना कहने की स्वतंत्रता है. अब भाजपा का नेता कौन होगा, ये प्रशांत किशोर या केजरीवाल या आप तो तय करेंगे नहीं, वो भाजपा वाले सक्षम है तय करने में. लेकिन इश्यू के बारे में आपका क्या कहना क्या? है? 75 साल बिकम एन इश्यू आफ्टर इलेक्शन. देखिए, रामायण में एक दोहा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई. तो जो सामर्थ है, जो रूल 75 का बनाया मोदी जी ने है, तो उनकी इच्छा होगी कि हम पर ना लागू हो तो उन पर ना लागू होगी. रूल बनाया तो उन्होंने ही है. आज अमित शाह बनाना तोड़ना उनके हाथ में. मतलब अमित शाह ने ठीक कहा कि भाई भाजपा के संविधान में तो ये लिखा नहीं है कि 75 के बाद आप पद पे नहीं रह सकते हैं. ये एक तरीके से ऑपरेशनल रूल मोदी जी के आने के बाद 2014 से लोगों ने देखा है. अब समाज के तौर पर आप ये अपेक्षा रख सकते हैं कि भाई जो रूल आपने दूसरे पर लागू किया वो खुद पर भी लागू करेंगे. लेकिन अगर वो न करें तो आप, हम या कोई दूसरा नेता या ये कोई
कोई वैधानिक उनकी विवद मतलब परेशानी उनके लिए नहीं है, उनके मन की बात है। प्रशांत जी, केजरीवाल का जेल से बाहर निकलना इंडिया कंबाइन के लिए कुछ फायदा लाएगी क्या? नहीं, ऑब्वियसली देखिए, आप किसी भी पार्टी का जो नेता है वो जेल में है, अगर वो बाहर आए हैं तो उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का मनोबल तो जरूर बढ़ेगा। लेकिन कितना फायदा होगा, वोटिंग शेयर में फायदा होगा नहीं, कितना फायदा होगा, कितनी चुनाव पर उसका क्या असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी कोई पैन इंडिया चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं वो लोग। पंजाब में 14 सीटें हैं और 7 सीटें दिल्ली में, और 1 सीट शायद वो गुजरात में लड़ रहे हैं। हरियाणा नहीं, हरियाणा में कोई सीट तो नहीं लड़ रहे हैं वो लोग, नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे जो लगता है तो जो सीट जो लड़ रहे हैं 8 और 14, तो 8 और 14 22 सीट हुआ। तो जो भी फायदा, नफा, नुकसान चेंज होना है वो तो 22 पर ही होगा, और इन 22 में भी जो 14 सीटें हैं वो पंजाब में है। आपका जहां मतलब बीजेपी कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी, अगर मान लो अरविंद केजरीवाल आए बाहर और उसका फायदा हुआ पंजाब में उनको, तो नुकसान कांग्रेस को होगा। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पंजाब में तो अलायंस है नहीं। दिल्ली में ज्वाइंट फायदा हो सकता है, तो बीजेपी को नुकसान दिल्ली में हो सकता है ना। पंजाब में तो लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। केजरीवाल आज कह रहे हैं कि सारा देश घूमूंगा मैं, नहीं, वो ठीक है, दूसरे पार्टीज के लिए भी काम करूंगा। वो ठीक है, वो उनकी सोच है, वो कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ बैठे हुए हो, यहाँ तेलंगाना में, मान लीजिए कि केजरीवाल जी आते हैं यहाँ आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा में कल प्रचार करने, तो आपको लगता है कि उससे वोटिंग सेंटिमेंट या वोटिंग बिहेवियर पे कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो चेंज आपको दिल्ली में दिख सकता है, वो चेंज आपको पंजाब में दिख सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 22 में 14 सीटें ऐसी हैं जहाँ की सीधा मुकाबला कांग्रेस और आप में है। ज़्यादातर सीटों पे, कुछ सीटों पे भाजपा भी है, त्रिकोणीय मुकाबला है। दिल्ली में कुछ फायदा, नफा, नुकसान उसका हो सकता है। మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.